हेलो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग पढ़ रहे थे उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स यानी जो प्रॉब्लम्स होंगे। इससे पहले तक जो भी देखे थे हम लोग क्या देखे थे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, क्यों पढ़ते हैं, कैसे आया और इसके लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन क्या होता है और वेरिएंस क्या होता है, ये हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। आई थिंक कि अब हमें इसकी और भी अच्छे से फीलिंग आए और आप एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी अप्रोच कर सको, उसके लिए ज़रूरी है इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करने। तो चलिए हम लोग शुरू हो जाते हैं। लेट्स बिगिन। ओके दोस्त, शुरू करते हैं हम लोग, है ना। तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ, और ये है हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास एक क्वेश्चन, और आप लोग भी कॉपी पेन उठा ले और स्टार्ट हो जाए मेरे साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ डाई थ्रोन 5 times, what is the chance can even number will come up exactly 3 times? What is the chance of what is the chance of that an even number will नोट करते रहिए आप लोग भी। नंबर विल comes up exactly 3 times। ओके डियर, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब दोस्त बात करते हैं हम लोग कि इस क्वेश्चन को करना है अब हम लोगों को, है ना। अब इस क्वेश्चन को जो हमें करना है तो ध्यान दीजिएगा कि पहले बात तो ये जान लीजिए कि अगर हमें पता कैसे चलनी चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, सबसे पहली बात ये कि अगर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, देखिए बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला अलग होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल अलग होता है, क्योंकि बाइनोमियल से प्रोबेबिलिटी जो निकाल के हम कई प्रोबेबिलिटी को जब रख देते हैं तो वो बनता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखिएगा। और एक सिंगल प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड करते हैं तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं, जो हम स्टार्टिंग क्लास में भी आपको बताए थे जब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ा रहे थे। चलिए अब यहाँ तक जब हम लोग समझ गए हैं तो बात करते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से बनेंगी, सबसे पहली बात। और इसमें हमसे डिस्ट्रीब्यूशन को ही नहीं पूछ रहा है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अभी तो हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी वाला मामला करेंगे, लेकिन कैसे पता चलेगा कि वही लगाएंगे। तो क्वेश्चन आपके पास रहेगा, आपको नॉर्मल भी सुने कि पढ़ना है, क्वेश्चन भी सुने हैं आप पढ़ना है, आपने सीधे नॉर्मल भी पढ़ रखा है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी का नाम प्रोबेबिलिटी नॉर्मली भी पढ़ रखे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसी वाले फॉर्मूला से बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन है पहले उसको केयरफुली पढ़ना है, और आपको ध्यान देने वाली बात ये रखना है कि देखिए अगर 1-2 बार डाई फेंका जाता है, इसमें डाई फेंका जा रहा है दोस्त, डाई फेंका जा रहा है, डाई आप लोग बहुत फेंके होंगे, है ना, चक्री खेले हैं हम लोग। तो दोस्त जब डाई फेंका जा रहा है तो अगर डाई 1 बार फेंका जाता, 2 बार फेंका जाता तो हमारे बस की चीज़ थी, बात समझ में आ रही, वो हमारे बस की चीज़ थी। 1 बार फेंका मतलब 3 बार फेंक देते तब पर भी कुछ हद तक काम, क्योंकि आपको पता है कि डाई अगर 1 बार फेंका जाएगा तो आपको 6 सैंपल स्पेस बनेंगे, अगर डाई 2 बार फेंका जाएगा तो 36 बनेंगे, अगर 3 बार फेंका जाएगा तो 216 बनेंगे, है ना। तो इतना अधिक जो सैंपल स्पेस होते हैं दोस्त, इसको लिखना काफ़ी डिफ़िकल्ट बनने लगेगा, और उसमें से फिर आप उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो याद कीजिए कि इसी बात को लेके हम लोग बाइनोमियल को इंट्रोड्यूस किए थे। तो बताए थे आपको कि अच्छा जब छकड़ी 5 बार 7 बार, जब सिक्का 10 बार फेंका जाएगा तो उसमें से आपको 4 बार हेड 5 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तो बताया था 224 सैंपल स्पेस लिखना डिफिकल्ट हो जाएगा, मामला यही था।
पहले सीख लीजिए, फिर अप्रोच इसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे हम। अब क्या है कि हमारे पास जब इतनी समस्या है तो हम लोग समझ गए थे कि बाइनोमियल उसी के लिए आया था। तो फिर वो क्या कहा था, वो कहा था कि देखिए जब आप किसी एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स करते हैं, कितने टाइम्स करते हैं, n टाइम्स करते हैं, और उसमें से अगर किसी उसमें से जो घटना होगी उसकी होने की प्रोबेबिलिटी p है, जो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी p है और फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी q है ना। तो और उसमें से r टाइम्स सक्सेस आप चाहते हैं, कोई घटना n टाइम्स रिपीट कर उसमें से r टाइम्स आप सक्सेस चाहते हैं, तो हम लोग इसके लिए बहुत ही वेल डिफाइंड फॉर्मूला पढ़ रखे हैं कि इसको बोले थे कि अगर r टाइम्स आपको सक्सेस चाहिए तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी की जो फॉर्मूला होती है वो होती है NCRPRQ⁴। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग दोस्तों पढ़ रखे हैं, ठीक है। सॉरी, q के पावर n-r, ये फॉर्मूला दोस्तों ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं अब, ठीक है। तो क्या करना है हमें, क्या करना है हमें, सो देखिए हमें करना है कि ये लगाएंगे कि हम ये वाले कर लेते। देखिए अब इसमें बात ये आएगी कि जो n होता है कि नंबर्स ऑफ टाइम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट रिपीटेड, कितने बार आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट किए, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान से देखिएगा, अ डाई इज थ्रोन 5 टाइम्स। अब मामला सीखिए, 5 टाइम्स किए तो आसान नहीं है कि भाई 5 टाइम्स किए, एक बार 2 बार रहता तो मामला में ऐसे ही निपटा देते हम लोग अगर पूछता तो, लेकिन 5 टाइम्स 10 टाइम्स ऐसे फेंकने के लिए कह देगा तो फिर बुखार लगेगा हम लोगों का ना, हो तो बुखार लगेगा तो हम लोग इसके लिए जाएंगे बाइनोमियल के पास। तो कहेगा बाइनोमियल कह रहा है कि n बार फेंकेंगे, लेकिन हो अगर कोई पगला गया और 200 बार फेंक दिया है ना, और कोई पगला के 200 बार फेंक देता है, 100 बार फेंक देता है, तब और दर्द बढ़ जाता है। तो फिर इससे नहीं करेंगे हम लोग, फिर बाइनोमियल वाले से नहीं जाएंगे। मतलब आप ध्यान से सुनिए, जब नंबर ऑफ ट्रायल 1 बार 2 बार रहता है ना तो हम लोग जनरल जो पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी उसी से निपटा देते हैं उसको। जब बात आ जाती है 1 से मतलब 5 बार 10 बार 15 बार 20 बार इस तरह से आ जाएगा, 3 बार 4 बार, ऐसा नहीं कि उससे बनाइए तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन हम जनरली निपटा देते हैं वहाँ पे। 1-2 बार किए इससे भी बन जाएगा, है ना, लेकिन वहाँ पे उसी से निपटा देते जनरल वाला से। वो हम आपको दिखाए भी थे पिछले लेक्चर में, है ना। तो जनरल से निपटा लेते हैं, लेकिन 5 बार 10 बार तो जनरल से हमको दर्द होने लगता है हम लोगों को, तो हम लोग आ जाते हैं बाइनोमियल वाले पे 5। लेकिन जब यही चीज़ कोई पकड़ा के 50 बार तो मान लो इधर हो ही जाएगा, 50 100 200 400 ऐसे करके कर देगा नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट, डाइस फेंक दिया इतना बार, है ना, तब बताइए क्या होगा। तो बाबू उस केस में हम लोग पॉइसन की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये सब जितना भी घटना अभी जो हम पढ़ेंगे हमको पता है कि डिस्क्रीट के लिए हो रहा है ना। कंटिन्यूअस के लिए आएगा तो वहाँ फिर उसकी एक्सप्रेशन अलग रहेगी, जो कि नॉर्मल होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी आपको पॉइसन और जो आपको बाइनोमियल है वो किसके लिए कहा गया है, आपको कहा गया है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए होता है। और इस सारा जब थ्रो करेंगे तो एक वेरिएबल का वैल्यू आएगा, तो मान लीजिए 1 आता है, 6 आता है, 5 आता है, तो ये सब क्या है, डिस्क्रीट डाटा है ना, सेपरेटेड। तो इस सब के लिए हम काम कर रहे हैं। बल्ब है 100 उसमें से सब एक बल्ब अलग अलग बल्ब होगा, ये सब क्या है, डिस्क्रीट डाटा है। एप्पल है, बॉल है, ऑरेंज बॉल रखा है, ऑरेंज रखा हुआ है, सेब रखा हुआ है एक थैला में, तो सब क्या है, डिस्क्रीट डाटा है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग ये अप्लाई करते हैं। बात क्लियर है। अब आपको एक बात क्लियर हो गया कि जब भी कोई प्रॉब्लम दिखेगा और उसमें जो एक्सपेरिमेंट रहेगा वो आपको रडार में दिख जाए। रडार मतलब क्या, 5 बार 10 बार 3 बार 4 बार, है ना, 8 बार 9 बार 20 बार 15 बार, इस तरह से। तो समझ जाना कि रडार में टारगेट कर लेना कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, पहला बात। अब आप क्लियर कर लोगे, जैसे सवाल देखोगे अब कितने टाइम्स एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया उससे आप पता कर लो क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। अच्छा, अब चलिए आप, इसका मतलब है कि हमको अब फिर दूसरी बात आपको देखना है कि हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी एक टर्म है। जब इससे कई बार हम लोग इनका मान आर का मान 1 2 3 4 करके जब लिख देते हैं टेबल में यानी रैंडम वेरिएबल के, तब ना बनता है वो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप गौर से देखिए कि सवाल में वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि एक पर्टिकुलर आर के वैल्यू के लिए वैल्यू पूछ रहा है कि आर की वैल्यू कई के लिए पूछ रहा है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए कह रहा है। तो अभी आपके पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अब इसी पूरी फीलिंग के साथ हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आइए और शुरू हो जाइए। बाबू देखिए, कह रहा है कि इफ अ डाई थ्रोन 5 टाइम्स व्हाट इज द चांस ऑफ दैट इवन नंबर विल कम्स अप एग्जैक्टली 3 टाइम्स। मतलब 3 बार सक्सेस मिले। इवन नंबर आना अगर हम सक्सेस मानते हैं कि मान लीजिए 5 बार डाइस फेंका जाएगा, कितना बार, 5 बार, तो उसमें से इवन और आएगा। तो कह रहा है कि 3 बार ऐसा हुआ हो कि डाई फेंका हो और उसमें से जो नंबर आया हो कैसा आया हो, इवन आया हो।
इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ना। चांस मतलब प्रोबेबिलिटी, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हम लोग सोल्यूशन पे जाएंगे और बहुत ही आसान, देखिए बहुत ही आसान प्रॉब्लम होता है। अगर आप सही से देखो तो ये सब में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहते हैं, क्योंकि आपको सारे आइडिया पता रहते हैं और फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं तो जल्दी हो जाते हैं। चलिए अगर हम बात करें दोस्त कि सबसे पहले क्या है, गिवन क्या है, गिवन क्या है। अगर आप अपने हिसाब से लिखो तो गिवन क्या है, क्या एन क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स, यानी एन बराबर 5, यानी कितने बार एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया, 5 बार। तो आप चुन लोगे। अच्छा, व्हाट इज द चांस ऑफ इवन नंबर। मान लीजिए आप रैंडम वेरिएबल मान रहे एक्स को कि इवन नंबर कम्स, है ना, इवन नंबर कम्स। रैंडम वेरिएबल क्या हो गया कि इवन नंबर आता है ना। और यही आकार है कि इवन नंबर कितना बार आना चाहिए, 3 बार। मतलब आपका आर का मान कितना हो गया, 3। इवन नंबर आना हम मान लिए कि रैंडम वेरिएबल है, और ये आर आपको पता है कि एक्स बराबर आर होता है कि नहीं, हम जानते हैं एक्स बराबर आर कहते हैं। यानी आर हमें आर क्या, आर टाइम्स सक्सेस है, यानी ये हो गया क्या 3, नहीं 3 बार आना चाहिए। कितना बार आना चाहिए, 3 बार। मतलब सक्सेस कितने बार मिलना चाहिए, 3 बार। अच्छा बाबू, जब एक डाइस को आप थ्रो करते हो तो थोड़ी सी उसकी सैंपल स्पेस के बारे में आइडिया ले लेते हैं हम लोग। ऐसे नॉर्मली एक डाई के लिए जैसे कि आपको 5 बार फेंका तो हमको उससे कोई मतलब नहीं, उसका कि सैंपल स्पेस उसका जितना भी आता है वहाँ पे हमको जाने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है कि एक बार अगर कोई डाई फेंका जाएगा तो उसमें बताओ, आपको पता है कि ऑलरेडी की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर एक बार एक एक्सपेरिमेंट का डिफाइन था, है ना, कि जैसे फेंकते थे एक बार कॉइन तो उसमें एक हेड आता था, एक तेल आता था, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और तेल आने की प्रोबेबिलिटी, कितना बार फेंका गया हमको उससे कोई मतलब नहीं रहता था, है कि नहीं। तो एक एक्सपेरिमेंट जैसे 5 बार ये एक्सपेरिमेंट फेंका गया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार फेंका गया है, उसमें से आपको एक एक्सपेरिमेंट यानी एक बार जब फेंकेंगे तो उसमें से कितना बार है, उसमें से इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको पता है ऑलरेडी कि P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो बाबू देखो P, देखो R बराबर तो 3 हो गया, P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर कोई एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जाएगा तो इसका एक बार का सैंपल स्पेस इन वन थ्रो ऑफ डाई के एक थ्रो में बाबू क्या बनेगा, एस क्या बनेगा बताओ, एस बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6, हम सबको पता ही है। अच्छा, इसमें से एक बार थ्रो करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी P क्या आती है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, यानी एक बार थ्रो करने पर, तो एक बार थ्रो करने पर कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, देखो इवन नंबर आने का, हमको क्या पूछ रहा है, इवन नंबर। तो कितना इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कितना इवन नंबर रहता है, 3/6, कितना हो जाएगा 1/2। अच्छा, अब Q क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 1/2, या फिर उसी को उल्टा निकाल सकते हैं, नहीं तो Q वैसे हमको पता है कि अगर इस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर है, दोनों मिला के 1 होता है, तो उसमें से घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हाफ। अब आपके पास P है, Q है, R है, 5 है, जबकि आपको पता है कि जाएंगे हम लोग इससे बाइनोमियल वाले से जाएंगे, तो हमको पता है, तब हम लिखेंगे नाउ Px इज इक्वल टू 3, नहीं मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टाइम्स कमिंग नंबर ऑफ इवन नंबर, नहीं 3 बार इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू बताओ, 5C3 NCR, हाँ P के पावर, यानी P का मान कितना है बाबू, हाँ 1/2 के पावर 3 इंटू का 1/2 के पावर 3, 5 - 2 यानी 2, नहीं इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो हमारा आंसर आएगा, आप सबको कैलकुलेट करने आता है, वही हमारी 3 बार आने की प्रोबेबिलिटी का सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है। क्या बात क्लियर है ये। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अपेक्षा करते हैं कि आप लोग धीरे धीरे लर्निंग पीरियड में इसको समझ पा रहे हो, ठीक है, नोट कर लीजिए हो। तो इसका कैलकुलेशन करके कुछ आप बता रहे हैं आप लोग कि कुछ आ रहा है, तो जरा सा बताइए क्या आ रहा है, हम लिख दें 5/, हो तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी x = 3 का प्रोबेबिलिटी जो आएगा वो 5/16, मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर और डिजायर्ड आंसर जो होगा हम लोग का वो होगा 5/16। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया।
अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा, इसकी फील जो है एग्जैक्टली हम आपको पिछले लेक्चर में बता दिए थे, जब हम बताए थे कि बायनोमियल क्यों आया हुआ है, तो आपको बताए थे इसी चीज़ को एक नॉर्मल तरीके से करके एक सवाल को दिखाए थे, और इसी फॉर्मूला से हम आपको करके उसी सवाल को दिखाए थे और बताए थे दोनों के इसमें आंसर सेम आता है। तो नॉर्मल तरीके से करना डिफिकल्ट वहाँ हो जा रहा था, तो एक सिंपल सवाल लिए थे जिसमें 3 बार सिक्का उछाले थे, है ना, हेड हेड हेड, तो उसका 8 सिंपल स्पेस था, तो दोनों तरीके से आपको करके सिखा दिए थे। आइए कुछ और भी प्रॉब्लम करते हैं और इसको और भी ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है वो 1 मिनट लाइन वाला लेने दीजिए, मज़ा आता है लाइन वाला पे लिखने में, है ना। अच्छा, वो देखिए यहाँ ध्यान से क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट एंटरिंग द यूनिवर्सिटी, द probability that students entering a university will graduate is graduate is 0.4. Find the probability that out of 3 students, find the probability that out of 3 students of university एक नंबर, none will graduate। दूसरा नंबर, only one will graduate। और तीसरा है बाबू all will graduate। अब ये आपको करने हैं प्रॉब्लम, ठीक है, बात को समझिए और क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप लोग अच्छे से, जल्दी से, है ना, फास्ट में। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको क्वेश्चन ही नहीं पता चला होगा कि कहना क्या चाह रहा हो। सच्चाई ये है कि नहीं, आपको क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हो, कि ये क्या बताना चाहता है, क्वेश्चन से क्या मतलब है, वो पहले क्लियर होनी चाहिए, ताकि तब हम अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमको क्वेश्चन पता ना हो और उसमें NPR से पता चलता हो तो फटाक दे रख लेते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं, है ना। अब वो क्वेश्चन हमको उसको समझाना थोड़ी ना, हमको तो वैल्यू से मतलब रहता है एग्जाम्सन में कि कर देते हैं कैलकुलेशन। बट अगर आप समझ के काम करो क्वेश्चन का तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन कभी कभी आपको एग्जाम में पता ना चले और NPR से पता चलता रहे कि N क्या होगा, R क्या होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बट आपको स्टार्टिंग अभी सीखना है, अभी एग्जाम नहीं देना है, तो हम लोग समझ के काम करेंगे। तो बात करते हैं कि देखिए, एक यूनिवर्सिटी, भाई यूनिवर्सिटी होती है हमारी, है ना, जिसमें हम लोग जाते हैं ग्रेजुएशन करने जाते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी होती है हमारी। तो मान लीजिए कि ग्रेजुएशन जानते हो कि 12th के बाद वाली होती है और ऑनर्स की डिग्री होती है। तो जब ग्रेजुएशन करने जाती है जो यूनिवर्सिटी में हम लोग, जैसे आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी होती है, तो जब कोई भी यूनिवर्सिटी जब होती है, मिथिला यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है कि नहीं, तो ये यूनिवर्सिटी है, तो उसमें बच्चा एडमिशन करवाता है कि हम ग्रेजुएशन करेंगे। लेकिन होता क्या है कि देखिए कि जितना बच्चा जाता है, मान लीजिए कि जो यूनिवर्सिटी में जो बच्चा गया ग्रेजुएशन करने के लिए, उसमें से देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे हमारे रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं, यहाँ से आपको फील भी आएंगी कि सबसे क्या फ़ायदा होता है, प्रोबेबिलिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन की क्या जो फ़ायदा है, इस सब की क्या एप्लीकेशन है, वो आपको यहाँ से फील भी होगी। देखिए अब इसमें मान लीजिए कि 200 स्टूडेंट एडमिशन लिया कि हम ग्रेजुएशन करेंगे, है कि नहीं, हम ग्रेजुएशन करेंगे।
लेकिन होता क्या कि ग्रेजुएशन करने में लगेगा 3 साल, 3 ईयर, और बीटेक करने, अब देखिए भाई, कोई बीटेक करने के लिए एडमिशन लेगा तो उसको लगेंगे 4 साल। अब इसमें क्या होता है कि जो इसमें बच्चे एडमिशन लेते हैं उसमें से होता क्या है कि सारे बच्चे क्या ग्रेजुएशन कर पाते हैं, नहीं। कुछ बच्चा ऐसा होता है जिसको इसमें लव अफेयर होता है, दोनों कॉलेज में से भाग गया ले, है कि नहीं। तो कुछ बच्चा तो बिना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले भाग गया, उसका ग्रेजुएशन वाला डिग्री ऐसे पड़ा हुआ है कि नहीं। अब वो ग्रेजुएशन किया, वो लटक गया। इसमें तो मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं, मान लीजिए 5-10 बच्चे ऐसे हैं जो भाग गया गर्लफ्रेंड के साथ, है ना, तो उसका ग्रेजुएशन लटक गया उसी पे, मतलब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया। 20-25 बच्चे ऐसे हैं जिसके घर के गार्जियन उसका शादी सेट कर दिया, वह इधर ग्रेजुएशन कर रहा है, उधर उसका शादी लगा हुआ है कि नहीं। बात को समझ रहे। 20-25 बच्चे ऐसे हैं जिसकी शादी लगी हुई है ना, तो उसका शादी टेक दिया, तो वो कहा कि शादी करवाएगा तो हम पढ़वे नहीं करेंगे, छोड़ा पढ़ाई लिखाई अब कमाओ, है ना। तो वो क्या करने लगा, 20-25 बच्चे उसमें से क्या करने लगा कि भाई वो अपनी शादी के चक्कर में उसकी शादी सेट कर दिया, इसके कारण नहीं किया। 20-25 बच्चे बाबू ऐसे हैं, या 30-40 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है ग्रेजुएशन करने के लिए, इसीलिए शुरू में तक करवा लिए जैसे तैसे कर्जा वर्जा लेके, लेकिन फिर कर्जा कर लपेटा में क्या गया, फिर छोड़ दिया, नहीं पढ़ेंगे अब, चल इतना नहीं होने वाला, हम जाते अब कमाने के लिए, काम उम करेंगे आराम से, गार्जियन के पैसा नहीं है और जिससे नहीं होने वाला है। ऐसा तुम लोग मत करना, होम ट्यूशन पढ़ा लेना, है ना, ऐसा मत करना, छोड़ के मत जाना डिप्लोमा बीच में से, ठीक है। होम ट्यूशन पढ़ा लेना, उतना पैसा से हो जाएंगे काम, 2-3 को होम ट्यूशन धर लेना, आराम से काम चलेंगे। कहा होम ट्यूशन कहाँ से मिलेगा सर, 10 को से पूछो, सर जी होम ट्यूशन है, होगा तो दुकानदार से जाकर पूछो, अपना आराम से मिल जाएगा होम ट्यूशन, है ना। और तुम कर सकते हो वो चीज़ें, क्योंकि अब इतना सियाने तो हो ही गए हो कि 8वां 9वां 7वां 5वां के बच्चा को पढ़ा सकते हो। सीबीएसई को पढ़ाओगे 1000-1200 रुपये ऐसे मिल जाएंगे, 1500, 2 होम ट्यूशन पकड़ लोगे आराम से 2500 आ जाएंगे, 1000-1500 घर से मिल ही जाएंगे, है ना। तो छोड़ के मत जाना। यानी 30-40 बच्चे ऐसे होते हैं जो साहस हार जाते हैं, जिनको लगता है हमसे नहीं होने वाला, वो छोड़ के चले जाते हैं, ठीक। तो आप क्या देख रहे हो कि बीच ये 200 बच्चा जब एडमिशन लिया, उसमें से कुछ % ऑफ बच्चा क्या करता है, पूरी तरह से डिप्लोमा करे, यानी आपका जो ऑनर्स यानी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो नहीं ले पाता है। तो उसी पे एक क्वेश्चन बना दिया कि देखिए, इस एक यूनिवर्सिटी है ललित नारायण, हाँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, है ना, LMNU, ओके पूरा मिट जाएगा हो, ये LMNU यूनिवर्सिटी है, ठीक है बाबू, समझो इस सब चीज को, है ना। LNMU, हाँ ललित नारायण, LNMU, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, ठीक है बाबू। ये इस चीज को समझो। अब देखो, इसमें से आप सीधा सा बात है कि एक बात तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी के रूप में, यानी परसेंटेज के रूप में, कि हो देखिए कि इसमें जितना बच्चा आता है 100% तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करता, कुछ बच्चा बीच में छोड़ के भाग जाता है। यानी उसमें से कहे कि देखिए, तो ये कहा क्या है कि द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट एंटरिंग द यूनिवर्सिटी विल ग्रेजुएट इज 0.4%, बहुत ही कम। हालांकि इसमें ज़्यादा है ना, ललित नारायण में जो आता है लगभग बच्चा करिए के जाता है। हालांकि अब तो और पढ़ाई के प्रति हमारा रुझान बढ़ गई है, तो सब करिए के लगभग निकलता है, बहुत ही कम छोड़ के जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि जितना भी बच्चा इंटर करता है यूनिवर्सिटी में, उसमें से 0.4% बच्चा ग्रेजुएट कर पा लेता है, यानी 0.4% बच्चा ग्रेजुएशन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी ग्रेजुएशन करके निकलेंगे उसकी सक्सेस कितना, 0.4%। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि इसका 0.4 कितना हो जाएगा, 200 का 0.4 अगर करेंगे, यानी ये आ जाएगा आपका ये हो गया 10, 80 नहीं 80 बच्चा ऐसा है 200 में से, वो उतना ही ग्रेजुएशन कर रहा है। पुराने ज़माने की बात है, अभी के बच्चा तो लगभग कर ही लेता है ना, ठीक है। पुराने ज़माने में होता था, अभी तो लगभग मानिए कि कर लेता है 150, 200 180 कर लेगा, 20 को छोड़ के चला जाता है, मतलब ऐसा ही कुछ लफड़ा होता है। लेकिन अभी देखिए कि 80 जो है बच्चा कर लेता है, इसके हिसाब से कि जितना बच्चा में आता है पढ़ने, उनमें से 80 को कर लेता है, यही बात वो कह रहा है, ठीक है। 80 बच्चा लगभग कर लेता है, इस बात को अगर समझे तो। यानी हम ये कह सकते हैं, तो ये कह रहा है कि एक काम करते हैं, हम लोग 3 बच्चा उठाते हैं इसमें से। कितना बच्चा उठाते हैं, 3 बच्चा उठाते हैं इसमें से। कितना बच्चा उठाते हैं इसमें से, 3 को बच्चा को पकड़े, आओ तुम लोग आ जाओ, रोहन मोहन सोहन आ जाओ, आएगा और उससे पूछेंगे
अब उसमें से चेक किया जाएगा कि अच्छा बताओ तुम ग्रेजुएशन किया है कि नहीं किया है, तुम किया है कि नहीं किया है, तुम किया है कि नहीं किया है। तो पूछने पर तो पता चल जाए, लेकिन हम लोग देखना चाह रहे बिना पूछे चांस क्या है। चांस क्या है कि तीनों बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया हो, उनमें से कोई भी ग्रेजुएशन वाला बच्चा ना हो जो छोड़ के बीच में भाग गया हो, ऐसा हो कि एक बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया हो। इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो यही बात ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि आउट ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट को उसमें से अगर निकाल लिया जाए, इसमें इसकी यानी कि ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे की प्रोबेबिलिटी 40% है, मतलब 0.4%, यानी समझ में आ रहा है? 0.4 चांसेस ही इसका है कि उसमें बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया होगा। उसमें से 3 को बच्चा हम रैंडमली निकाल लिए और उसमें से तीनों बच्चा को अब ऐसा कहा कि सर डाइस के तरफ में फेंकते थे, 3 को फेंक लो, है ना? डाइस के तरफ में फेंकते थे, छकरी फेंकते थे, इसी को 3 को फेंको, यानी 3 को बच्चा उठा ले, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया? 3। बात समझ में आ रही? अब उस 3 को बच्चा को फेंको, उसमें से देखो कौन कौन ग्रेजुएशन वाला, ऐसा कर लो ग्रेजुएशन वाला नीचे गिरेगा और नहीं किया हुआ ऊपर लटक ले रह जाएगा, है कि नहीं? तो मान लो किसी 3 को फेंको और 3 को में से आप देख लो कि उसमें से कौन नीचे गिरा है। माने मामला ये समझो कि n कितने बार है? ये 3 बार है। 3 बच्चे को उठाया गया, उसमें से पूछ रहा है कि कोई भी ग्रेजुएट ना किया हो। तो हम लोग कहेंगे कि देखिए रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं, इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएट वाला, नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएट नहीं, यानी नंबर ऑफ टाइम्स सक्सेस की बात कर रहे हैं ना, 8 टाइम्स। अगर एक को मिल गया तो 1 टाइम सक्सेस, 2 को मिल गया तो 2 टाइम सक्सेस, 3 को मिल गया तो 3 टाइम सक्सेस, इसकी बात कर रहे हैं। तो अभी बताइए, ध्यान से सुनिए इस चीज को। ये हो गया n, और देखिए नन विल ग्रेजुएट, इसका मतलब हुआ कि एक भी सक्सेस नहीं, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं तो x का मान एक बार क्या होगा? 0। अच्छा, ओनली 1 विल ग्रेजुएट, एक वो होगा तो x का मान कितना होगा? 1, और एक 2 कर लेगा तो कितना हो जाएगा? ऑल विल ग्रेजुएट, यानी 3 को निकाल रहे हैं, 3 में से 3 ग्रेजुएट, यानी 3 बार, जैसे सिक्का 5 बार सिक्का उछाले तो 5 को 5 बार हेड चाहिए, तो वही बात है 3 को बचा है, 3 में से 3 सक्सेस चाहिए, है ना? ग्रेजुएट चाहिए नहीं? तो ये बात हम लोगों को समझ में, अभी आप क्या ये कह रहा था आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग ले चलते हैं अपने फॉर्मूला की तरफ। बाबू आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ आ जाओ। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इस चीज़ के लेके कि ये चीज़ें कर लेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग कर लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ लगाएंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे गिवन, ठीक है? गिवन क्या है बाबू? n कितना बार? 3 बार, 3 स्टूडेंट आपको लिया जा रहा है, उसमें से r 1 टाइम सक्सेस चाहिए, यानी 0 ग्रेजुएट चाहिए, 1 बार ग्रेजुएट चाहिए, और 3 ग्रेजुएट चाहिए, यही काम करना है ना? तो अब एक एक करके आपको 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, अब तीनों के लिए आपको एक एक करके आंसर निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो चलिए, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 3 स्टूडेंट, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, इसको तो हम लोग लेट मान लेंगे, लेट x इज द बराबर रैंडम वेरिएबल और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक? अब चलिए बात करते हैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अच्छा, यहाँ इसके हिसाब से अगर हम बोले तो पहला क्वेश्चन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन r इक्वल टू 0 n इक्वल टू 3, ठीक है? अच्छा, अब बात ये करते हैं कि हो इसमें से आपको ध्यान ये देना है कि P कहाँ गया? नहीं, P भी तो चाहिए। अच्छा, ये खुद कह रहा है कि जितना स्टूडेंट जाता है नहीं जो ग्रेजुएशन करके आता है उसकी सक्सेस 0.4 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। यानी हम कह सकते हैं कि P जो दिया है, यानी P जो होगा जो ग्रेजुएशन करके निकलता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.4 है। तो Q कितना हो जाएगा? 0.6, यानी 1 - 0.4 बराबर 0.6। अब आपको सारा चीज पता है, देन आपको पता कर नाउ, तो क्या पता करना है बाबू? प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, कोई भी ग्रेजुएशन नहीं किया उसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक? क्या हो जाएगा? 3C0 NC0, यानी r का मान होता है NCR, p के पावर 0.4, हाँ 0.4 के पावर 0, आई हो जाए 0.6 के पावर 3 - 0, यानी आप कैलकुलेट करो NC0 कितना होता है? 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0.6 हो जाएगा 6/10
के पावर 3। आप कैलकुलेट कर लो तो हो जाएगा 200, इसको काटोगे तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा बाबू 5, ये होगा 9 3 27, ये हो जाएगा बाबू देखो तो क्या हो जाएगा 27/125। यानी इसकी चांसेज ये है कि कोई भी तीनों बच्चा उसमें से सेलेक्ट किए, उसकी क्या चांसेज है कि तीनों में से कोई ग्रेजुएशन नहीं किया तो उसकी इतना % चांसेज है। इस गुना 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, यही फ्रैक्शन में आएगा अभी। ठीक है, ये एक भी नहीं करेगा उसका है एक भी ग्रेजुएशन। बाबू यही चीज़ अगर हम बात करें नेक्स्ट कि एक कर ले, अब आप लोग निकाल सकते हैं इसको फटाफट। x का मान 1 रखेंगे सेम चीज़ के लिए, क्योंकि सब चीज़ में वही बातें हैं। p पता है, n पता है, r का मान 1 हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन के लिए, r का मान 2 हो जाएगा। तो फटाफट शुरू कर लेंगे। फॉर क्वेश्चन 2 सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, n तो 3 ही रहेगा। 3 स्टूडेंट में से r कितना चाहिए, 1 टाइम सक्सेस चाहिए। p का मान वही 0.4 और q का मान वही 0.6। अब निकाल लीजिए p = x = 1, यानी एक स्टूडेंट ग्रेजुएट किया हुआ हो तब, तो क्या हो जाएगा NPR, हम जानते हैं क्या होता है NCR, p के पावर r q n - r। यहाँ से हो जाएगा n का मान आपका 3, c का मान 1, p का मान हो जाएगा 0.4, r का मान हो जाएगा 1 और q का मान कितना है 0.6 के पावर हो जाएगा 3 - 1 यानी 2। यानी इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, NC1 3 ही होता है। 3 × 0.4 इंटू इसका इसका जब स्क्वायर कर लो तो क्या आ जाएगा, जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा जी 0.36। अब इससे मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करके देख लो कि ये प्रोबेबिलिटी एक स्टूडेंट की आने की, एक स्टूडेंट उसमें 3 में से एक स्टूडेंट ग्रेजुएट कर लेगा, इसका इतना चांस है किया हुआ हो, है कि नहीं। अच्छा नेक्स्ट थर्ड के लिए बात करेंगे, वो सेम चीज है, सब चीज n = 3, r = तीनों का तीनों होना चाहिए। पूरा है कि तीनों ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना। एक बात तो है, आप गौर से तीनों, इसका कितना वैल्यू है बाबू बताओ तो 54 बटा सबका हमको डेसिमल में बताओ, डेसिमल में सबका कितना 0.432। और पिछला वाला कितना है, हम एक चीज और सिखाना चाह रहे हैं आपको यहाँ से, इसका कितना आया है, इसका कितना आया 27/125 का बताओ। 0.216, बहुत बढ़िया 0.216। अच्छा ये 0.4। अच्छा अब देखो ध्यान से यहाँ पे, ये होगा 3 और ये बताओ ये कितना हो जा रहा है बताओ। यहाँ से हो गया आपका p का मान हो गया 0.4, q का मान हो गया 0.6 और ये निकाल लो आप। p = x = 3 = 3c3 है ना। p का मान 0.4 टू द पावर 3, q 0.6 टू द पावर 0। 3 - 3 कितना हो जाएगा 0। बाबू ये हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, 1 × 0.4 का क्यूब कितना आ रहा है बाबू, ये बताओ तो, कैलकुलेट करो और बताओ हमें कितना आ रहा है। 0.064 ओह एग्जैक्टली 0.0064 एग्जैक्टली। हम इसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन भी कर रहे थे और ये आ जाता 0.64 तो हमें कुछ दर्द होने जैसा लगा है। ये पूछो काहे लगा है कि बाबू एक बात बताओ, एक तो पहली बात जान लो कि एक में देखो ध्यान से, पहले इस चीज़ को समझो, इस चीज़ नोट कर लो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेके और इस बात को समझने की कोशिश करो। 1 2 3 क्लिक, ओके। अब नोट कर लो पॉज करके, देखो समझो बात को, इस चीज़ को मामला समझो। दोस्त एक बात बताओ कि जो यूनिवर्सिटी में जा रहा है उसमें तो पहले ही आधा से बेसी बच्चा ऐसा है जो ग्रेजुएशन कर ही नहीं रहा है, क्योंकि 0.4% यानी 100 में से 40 बच्चा ही ग्रेजुएशन करके निकल रहा है, बाकी तो करवे नहीं कर रहा है। तो पहले ही चांस कम है कि सबे बच्चा में से ग्रेजुएशन वाला हो। मान लीजिए उसमें से पूरा का पूरा बच्चा ग्रेजुएशन करके निकलता है, हम आंख मूंद के 3 को उठा के लाते और कहते बताओ किसमें से कितने बच्चे ग्रेजुएशन किया हुआ होगा, तो कहते जय हिंद जय भारत और सभी का सभी, है कि नहीं। बात समझ में आ रही, मतलब क्योंकि सब बच्चा ग्रेजुएशन करके निकल रहा था, 3 को उठा के लाओ 10 को लेके सब कर लेगा 100% प्रोबेबिलिटी।
लेकिन आप देखो जरा 0.4% बच्चा ग्रेजुएशन यानी 0.4% कर रहा है, 0.4 जो फ्रैक्शन है यानी 40% बच्चा ही क्या कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है। नहीं उसमें से 100 में से 40 बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, 60 तो नहीं है कहने वाला। और उसमें से निकाल के लाएंगे तो ज़्यादातर बच्चा तो नहीं है कहने वाला रहेगा। 3 को लाएंगे तो उसमें ज़्यादा चांस क्या रहेगा, 9 कहने वाला का रहेगा, है कि नहीं। क्योंकि 60 को 9 कहने वाला, 40 को कहने वाला, और सबको मिला देंगे और में से 3 को निकालेंगे तो ज़्यादा चांस किसका आने का रहेगा, ना आने वाला। हम कह रहे हैं कि उसका प्रोबेबिलिटी बताइए कि 3 को निकाले, तीनों का तीनों किया हुआ हो, तो इसका तो पहले ही चांस कम हो गया कि तीनों का तीनों किया हुआ हो नहीं। तो तभी देखो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आया है 0.064 आया है, बहुत ही कम गया। इस वैल्यू की अपेक्षा आप देखो ये वैल्यू देखो कितना कम गया हुआ है। बात फील आ रही है कि तीनों का तीनों होने का तो चांस बहुत ही कम है, और चांस कम है मतलब प्रोबेबिलिटी कम है, प्रोबेबिलिटी कम है मतलब ये वैल्यू कम होना चाहिए ना। तो जब आप 0.6 बोले तो थोड़ा हमको शौक सा लगा है, 0.6 तो ज़्यादा हो गया ना। बस समझ आ रही, क्या बात क्लियर है? तो बात समझ में आ गई, सवाल समझ में आ गई। अपेक्षा करते हैं आप अच्छे से इस सवाल को कर लिए, आप लोग इसको नोट भी कर लो, पीछे जो भी है सवाल इसको नोट कर लो अच्छे से। 1 2 3 क्लिक। ओके दोस्त इसको क्लिक कर लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। दोस्त नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करते हैं, प्रॉब्लम और नोट कीजिए और लिखिए इसको। एन एक्सपेरिमेंट सक्सेस प्रोबेबिलिटी ठीक है इज 2/3 एक एक्सपेरिमेंट की सक्सेस प्रोबेबिलिटी 2/3 है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट find the probability that in the next 6 trials there will be at least 4 successes. There will be at least 4 successes. Double C double S. हो मामला समझिए, 6 बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया तो n 6 हो गया। बात क्लियर है क्वेश्चन से। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दे दिया 2/3, तो 1 में से घटा लेंगे तो फेलियर का भी निकल जाएगा, P और Q निकल ही गया। अच्छा इसमें पूरे में मान लीजिए ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट है, हमको नहीं पता किस चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट किया है, नॉर्मली एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा है। सब चीज़ जो भी कितना काम कर रहे हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है ना। तो मान लीजिए किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की वो 2/3 है, जिसमें से वो जो एक्सपेरिमेंट है वो 6 बार रिपीट किया जाता है। उसमें से आपको कह रहा है कि जब 6 बार रिपीट करेगा तो 4 बार सक्सेस होने की, कम से कम 4 बार से ज़्यादा बार हो तो अच्छी बात है, कम से कम 4 बार सक्सेस होने की क्या प्रोबेबिलिटी होंगे। बात समझिए, कम से कम 4 बार। अब ध्यान से देखिएगा, बात को समझिए कि अगर हम बात करें इसकी सॉल्यूशन की तो हम लोग कहेंगे देखिए कि P अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ना, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, गिवन कर लेते हैं क्या ना, गिवन P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, कितना दिया है सक्सेस प्रोबेबिलिटी 2/3, तो Q कितना हो जाएगा 1 - 2/3, दिस कम्स आउट कितना 3 - 2 1/3। ओके बाबू ये हो जाएगा 1/3। n कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल 6। बात को समझिए, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ना, यानी आपको कह रहा है एटलीस्ट 4 बार, एटलीस्ट मतलब समझ रहे हैं कम से कम है ना, एटलीस्ट 4 लड़का है खड़ा होगा। मतलब क्या हुआ,
कि 4 लड़का एटलीस्ट, मतलब समझ रहे हैं, कम से कम 4 लड़का, मतलब खड़ा जब होगा उसमें से 4 से अधिक लड़का खड़ा होना चाहिए, 4 से कम नहीं होना चाहिए। एटमोस्ट का मतलब हुआ अधिक से अधिक, कहेंगे अधिक से अधिक 4 लड़का खड़ा होना, तो 4 से ज़्यादा नहीं खड़ा होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब 4 से ज़्यादा, 4 या 4 से ज़्यादा। और एटमोस्ट मतलब हुआ, एटलीस्ट मतलब हुआ, एटलीस्ट मतलब 4 से कम। एटमोस्ट मतलब हो गया 4 या क्या यार तुम लोग भी। तो एटलीस्ट का मतलब ये होता है बाबू कि एटलीस्ट मतलब हुआ कि 4 या 4 से ज़्यादा, है ना। एटलीस्ट एक वर्ड होगा, एटलीस्ट मतलब हुआ कहीं भी मिल जाएगा, कहेंगे एटलीस्ट 4, तो इसका मतलब हुआ 4 मिनिमम होना चाहिए, 4 से ज़्यादा, यानी 4 और मान 4 और ग्रेटर देन 4, 4 एंड ग्रेटर देन 4, ओके। और एटमोस्ट कहेंगे 4, एटमोस्ट 4 बॉय जाना चाहिए, तो हुआ 4 और 4 से और लेस देन 4 और लेस देन 4, ये बातें होती है ना एटलीस्ट और एटमोस्ट के साथ। तो ये मामला समझिए। अब कह रहा है 4 बार सक्सेस कम से कम चाहिए, ये 6 बार करिए रहा एक्सपेरिमेंट, उसको 4 बार कम से कम सक्सेस चाहिए, है कि नहीं। तो यह हो सकता है 4 बार एटलीस्ट लिखा हुआ है, 4 बार सक्सेस मतलब 4 बार चाहिए, 5 बार चाहिए, 6 बार चाहिए, लेकिन 4 से कम में बार नहीं चाहिए सक्सेस। 3 बार नहीं चाहिए उसको, 2 बार नहीं चाहिए, 1 बार नहीं चाहिए। बात क्लियर हो गई। मतलब एटलीस्ट कहने का मतलब है 4 सक्सेस उसको चाहिए, है ना, है ना। एक्स बराबर अगर लिख दे नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कह रहा है कि एक्स का मान 4 होना चाहिए, एक्स का मान 5 होना चाहिए और एक्स का मान 6। अब 6 बार एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो 6 बार ही सक्सेस की बात होंगी, एटलीस्ट अधिक से अधिक नहीं। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि आपकी रैंडम वेरिएबल का मान x बराबर 4 हो सकता है, यानी r का मान 4 हो सकता है, r का मान 5 हो सकता है, r का मान 6 हो सकता है कि नहीं। तो हम लोग कर रहे हैं क्या है कि इसी के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ध्यान दीजिए इस चीज़ को, ये मिटा दे रहे बाबू, ये चीज़ आपके समझने के लिए था। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को समझिए। आपको करना क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमारी होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमें चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्या होगा बाबू, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगा वो प्रोबेबिलिटी होगा x का मान जो होनी चाहिए वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। x का मान 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब तो यही होता है कि 4 या 4 से ज़्यादा। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी लिखने का तरीका क्या होता है कि आपके पास कितने टाइम सक्सेस पॉसिबल है, तो 4 हो सकता है, 4 कम से कम, तो आप P4 निकाल सकते हैं, x बराबर 4 प्लस आपको क्या निकालना पड़ेगा, x बराबर 5 और प्लस Px बराबर 6। नहीं देखिए, आपके पास तो जो संभव प्रोबेबिलिटी है, जितना बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, 4 बार सक्सेस हो सकता है, 5 बार हो सकता है और 6 बार हो सकता है। बात समझ आ रही, 6 ट्रायल्स है तो आपको 4 बार हो सकता है, 5 बार और 6 बार। और ध्यान रखिएगा चूंकि ये एटलीस्ट का आता है तो 4 के साथ होता है, 4 या उससे 4 और उससे ज़्यादा, समझ आ रहा है, 4 को लेके चलना पड़ेगा आपको, इसलिए इक्वल टू दिया गया है। ठीक, तो ये प्रोबेबिलिटी जब आपको इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालना होगा एटलीस्ट का, तो समझ जाइएगा उससे और उससे ज़्यादा, तो उसके ऊपर वाला का सबको जोड़ लेंगे प्रोबेबिलिटी और वहाँ से निकालेंगे। तो जब बताइए कि P बराबर 4 के लिए प्रोबेबिलिटी आप निकालने जाओगे, पूरा का सम के निकालना है, तो P बराबर x बराबर 4 यानी r का मान 4 हो गया। तो आप जानते हैं क्या होता है, NCR, n कितना है आपका 6 है, 6c, r का मान कितना हो गया 4। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना दिया है 2/3 के पावर कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा फेलुअर कितना है 1/3 के पावर 2 हो ना घट के। अच्छा बाबू ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 6c, इसका हो जाएगा 5 और ये 2/3, r का मान इसके लिए कितना हो जाएगा 5, नहीं मतलब 5 बार सक्सेस, 4 बार सक्सेस, 6 बार सक्सेस, तो ये नहीं होता r कितने बार सक्सेस, इसको तो r बोलते थे। तो ये हो गया 2/3 के पावर कितना हो जाएगा बाबू ये 5 और ये 1/3 के पावर कितना हो जाएगा, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा वो 5 1, ठीक है। अब प्लस
6C 6, 2/3 के पावर 6 और 1/3 के पावर 0। और इस पूरी की प्रोबेबिलिटी निकाल के अगर हम सम अप कर दे बाबू तो हमें मिल जाएगा कि कम से कम 4 बार सक्सेस आने के लिए। अच्छा देखिए, आपको हमको सीधे कहना था कि 4 बार सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो कुछ नहीं करते। 4 बार सक्सेस मतलब p बराबर x बराबर 4 इतना बराबर, तो सीधे लिखते हैं, यानी 6C 4 और 2/3 के पावर 4 और 1/3 के पावर 2, ये हो जाता खाली 4 बार। अगर ये एटलीस्ट कहता तब, कहता एग्जैक्टली 4 टाइम्स सक्सेस चाहिए, तब एग्जैक्टली 4 टाइम्स, या कहता सीधे 4 टाइम्स, नहीं, बात को समझिए। अगर ये कह दिया एटलीस्ट 4 बार तो आपको 4 या उससे अधिक के लिए देखना है। और मान लीजिए कह देता यहीं में एटमोस्ट 4 बार सक्सेस चाहिए, तब तो हम लोग कहते हैं 0 बार सक्सेस, 1 बार सक्सेस, 2 बार सक्सेस, 3 बार सक्सेस, 4 बार सक्सेस। तो आपको P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 ये कर लेना था, सबको जोड़ देते बस निकल जाता। फिर हम एक बार इसको कंक्लूड कर देते, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आप यहाँ तक ये वाला वैल्यू आएंगी, इसको जब कंक्लूड कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो ये मिल जाएगा एटलीस्ट 4 टाइम्स सक्सेस के प्रोबेबिलिटी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। और हो देखिए, अब क्या करना है आपको कि आपको ध्यान रखना है कि इसमें सवाल 3 तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए, हम आपको क्लियर कर दे एग्जैक्टली ऐसे देखा कहेगा कि देयर विल बी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 4 सक्सेस, है ना। देयर विल बी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सीधे 4 सक्सेस दिया रहता है, एटलीस्ट नहीं दिया रहता, सीधे 4 सक्सेस यहाँ रहता है। देखिए अभी तो आप लिख लिए हैं, अब 4 सक्सेस की बात कर लीजिए, है ना। प्रोबेबिलिटी 4 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी बात 4 सक्सेस की, सीधे रहता है कि प्रोबेबिलिटी विल बी 4 सक्सेस। तो अब सीधे हम लोग कुछ नहीं करते, सब चीज़ वही करते, खाली Px बराबर 4 निकाल लेते, मतलब इतना केवल निकाल लेते ना, ये वाला जो टर्म, ये वाला इतना निकाल लेते, तो वही हमारा आंसर हो जाता है ना। अगर ये कह दिया, क्या ये बोला एटलीस्ट 4, तो 4 और 4 से अधिक इस तरीके से आपको निकालना है। अब एक बात और बच जाता है, या तो एटलीस्ट नहीं कहेगा तो एटमोस्ट कहेगा, है ना। वो क्या बोलेगा, एटमोस्ट। ऐसा किसी सवाल के साथ आपको कर सकता है, एटमोस्ट 4 सक्सेस, है ना। हो तो एटमोस्ट करता है ना, तो हम लोग कुछ नहीं करते, अधिक से अधिक 4 होना चाहिए, यानी आपका जो P होना चाहिए, देखिए इसी बात को ऐसे लिखना चाहिए, Px लेस देन इक्वल टू 4, अधिक से अधिक 4 होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो उससे कम क्या हो सकता है सक्सेस भाई, 0 हो सकता है, 0 यानी Px बराबर 0 प्लस Px बराबर 1 प्लस Px बराबर 2 प्लस Px बराबर 3 प्लस Px बराबर 4। इस सब की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, आर 0 टाइम सक्सेस, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, यही सबको जोड़ लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, P लेस देन यानी एटमोस्ट 4 टाइम सक्सेस का प्रोबेबिलिटी हो जाता। अब एटमोस्ट, एटलीस्ट और एग्जैक्ट में आपने एग्जैक्ट होगा तो एक ही प्रोबेबिलिटी निकालना है, एटलीस्ट होगा तो आपको सोचना पड़ेगा कि कितना बार अधिक है उससे हमारा सक्सेस है वो, और एटमोस्ट कहेगा तो कितना कम बार है वो आपको, कम बार 0 से होता है स्टार्ट, याद ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि 1 2 3 कर लीजिएगा, कम से कम 0 बार सक्सेस मिल सकता है ना, ये ध्यान रखिएगा। एक बार सक्सेस ना मिले इसकी भी चांसेस है। अब आप मान लीजिए टॉस कोहली उछालता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 मैच के 5 में एक बार टॉस वो न जीते, है ना, वैसे उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना टॉस जीतने की, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, मामला ये है, आपको कंप्लीट कर दिए। अब बढ़ते हैं एक प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम और करेंगे हम लोग इस पे बेस्ट। आइए एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग इसमें, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब इसमें अब देखिए, ये अभी तक पार्टिकुलर एक प्रोबेबिलिटी निकालने की तरह हो गया। अब बात करते हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के रिगार्डिंग, है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के रिगार्डिंग, मीन और वेरिएंस निकालने के रिगार्डिंग, बहुत ही आसान होता है। चलिए शुरू कर लेते हैं उसको भी, आइए देखते हैं। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन हमारे पास है कि 20%, आप लोग भी नोट करना शुरू कर लीजिए, ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन आर डिफेक्टिव, प्रोड्यूस बाय अ मशीन आर डिफेक्टिव।
are defective. Find the probability distribution of number distribution of the number of defective bulbs, number of defective bulbs in the sample of bulbs in the sample of sample of 4 bulbs chosen at random. पूरा बल्ब जितना भी है उसमें से 20% बल्ब एक मशीन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया वो डिफेक्टिव है। अब स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादा डिफेक्टिव बल्ब तो हो ही नहीं सकता, ज़्यादा होगा तो कंपनी बुड़ जाएगा, है कि नहीं। तो 20% है, 20% मतलब 0.2 जो है जितना प्रोडक्शन होता है उसमें से। अब इतना हो सकता है, लेकिन इसको भी मिनिमाइज करके कंपनी को रखना चाहिए, वो 0.2 ना हो के, है ना, 0.02 रहता तो ज़्यादा बेहतर रहता है ना। बात समझे? ये हम क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई भी कंपनी अगर बल्ब बनाती है उसमें से 2% डिफेक्टिव ही निकल जाएगा तो उस कंपनी से विश्वास उठता चला जाएगा, क्योंकि 100 को बल्ब में से 20 को अगर खराबे निकल रहा है तो कंपनी बुरेगा ना, है ना। लेकिन ऐसा ही कुछ कंपनी यहाँ भी है कि नहीं। क्या कर रहा है, 20% बल्ब्स आर प्रोड्यूस बाय मशीन्स आर डिफेक्टिव, है ना। तो ऐसा होगा कि जब उतना परसेंट डिफेक्टिव होता मशीन से बनने का तो उसको चेक करके तब पैक किया जाए, है कि नहीं। तो उसमें चेक करने के बाद पैक करने पर उसमें डिफेक्टिव आने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे, है कि नहीं। अब देखिए बात समझिए इस चीज़ को कि 20% बल्ब प्रोड्यूस किया जाता है उसका डिफेक्टिव इतना रहता है, तो मतलब आप बताइए कि कितना परसेंट चांस है कि वो बल्ब डिफेक्टिव हो, मतलब डिफेक्टिव बल्ब होने के चांसेस कितना है कि नहीं। सॉल्यूशन की अगर बात करें एग्जैक्टली हम लोग अभी क्योंकि हमको वैल्यू दिया नहीं, सैंपल दिया नहीं है, तो हम 100 पे ही बात करेंगे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गुड्स क्या हो जाएगा बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, यानी P बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 20/100 यानी 0.2। ओके, ये आ जाएगा। अच्छा, तो नॉन डिफेक्टिव का क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव गुड्स स्वाभाविक सी बात है, फिर भी बहुत कम कर रहा है, तो ये हो जाएगा 0.1 माइनस 0. यानी Q, इसको Q कहेंगे, यानी कह सकते हैं इसमें भी कि फेलुअर वाला बात आ रहा है, यानी हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.2 बराबर 0.8। यानी आप देख रहे हो, मतलब डिफेक्टिव गुड आया मतलब सक्सेस मिल गया, और जो डिफेक्टिव गुड नहीं आया मतलब फेलुअर मिल गया। यहाँ दो ही चीज़ें बात करें, सक्सेस और फेलुअर के टर्म में। हम लोग को याद ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेस और फेलुअर का ही गेम है। ओके, ये आ गया। अच्छा, इसमें से 4 बल्ब का सैंपल लिया, वैसे 3 को विद्यार्थी नहीं निकाले थे, वैसे ही भी क्या निकाल रहे हैं, 4 को बल्ब पूरा में से निकाल रहे हैं। बात समझ रहे, जैसे 3 को विद्यार्थी पूरे स्टूडेंट में से खींचे थे पिछले वाले क्वेश्चन में, उसी तरह से 4 बल्ब निकाला जा रहा है, और उसमें से कह रहा है कि इसकी क्या चांसेज है, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए कि बल्ब डिफेक्टिव हो, है ना। तो देखिए पहले बात समझिए, n का मान कितना हो जाएगा यहाँ 4, क्योंकि 4 को बल्ब सैंपल में से निकाला जा रहा है। आप समझ में आ रहा है। अच्छा, आप पूछ रहा है कि डिफेक्टिव बल्ब्स आर इन द सैंपल 4 बल्ब्स चूजन एट रैंडम, कह रहा कि कहाँ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है आपके लिए बाबू। यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है कि 4 को बल्ब निकाला गया, वो 4 को बल्ब डिफेक्टिव होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। ठीक है, 4 बल्ब जो निकाला गया उसकी 4 बल्ब के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसा हो सकता है 4 को बल्ब में से
कोई भी डिफेक्टिव ना हो, यानी 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव, 4 डिफेक्टिव, और अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और आपका रैंडम वेरिएबल एक 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, थोड़े ना है, हाँ 4 हो जाएगा, और चारों की प्रोबेबिलिटी लेंगे और टेबल बना देंगे, हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार। यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी बनाना है इसके लिए, क्योंकि बाइनोमियल से निकालेंगे ना, तो आखिर तो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही, लेकिन ये कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बाइनोमियल होगा, क्योंकि उसी का यूज करके लिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए तो एक काम करेंगे हम, नाउ लेट x बराबर क्या मान ले, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, नहीं डिफेक्टिव बल्ब्स, या फिर कह सकते हो गुड्स, जो हमारे बल्ब से हो सके, बल्ब ना हो के और भी कोई गुड्स हो सकते हैं, कहीं दूसरे चीज़ के लिए दे दे, यही चीज़ें है कि नहीं। अब चलिए तो ये बात करें नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, तो x का मान क्या हो सकता है, 4 को निकालो, उसमें से क्या हो सकता है, हो सके वो 0 बल्ब डिफेक्टिव हो सके तो 1 बल्ब डिफेक्टिव हो सके तो 2 बल्ब डिफेक्टिव हो सके तो 3, हो सके तो 4, नहीं ये 4 बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है। मामला ये आता है कि हमको बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और बताइए 0 बार, इसका मतलब क्या हो गया, 0 बार डिफेक्टिव आ रहा है, मतलब हमको 0 टाइम सक्सेस मिला, क्योंकि डिफेक्टिव आना यहाँ सक्सेस है कि नहीं, और 1 आ रहा है, एक बार एगो डिफेक्टिव आ रहा है, मतलब एक टाइम सक्सेस, r का मान 1, r का मान 2, r का मान 3, क्लियर है मामला। चलिए एक टेबल बनाते हैं जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा, आ जाइए फटाफट, और ये टेबल हमारा होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और हम लोग को पता है कि इसमें हम लोग पहले रखते हैं रैंडम वेरिएबल x बराबर r जो होता है हमारा, और ये होता है हमारा px बराबर r का, नहीं अच्छा, इसमें आप गौर से देखोगे तो ये टेबल हमारे पास कितने वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू रैंडम वेरिएबल की 1 2 3 4 5, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 5 हो गया, बाबू ये हो जाएंगे, हम लोग जानते हैं उसके हिसाब से। अब ये कितना r का मान कितना हो सकता है, 0 1 2 3 4, इतना ही हो सकता है। अब इसके लिए प्रोबेबिलिटी लिख लो, कैसे लिखने का तरीका सिंपल है, ये r का मान है और n का मान कितना था हमारा, n का मान था 4, नहीं n मान हमारा, n का मान कितना था बाबू, n बराबर 4 था, और p बराबर कितना है 0.2, q बराबर कितना है 0.8, बस लिखना शुरू कर दीजिए। आपका हो जाएगा इसके लिए nc 0 यानी 4c 0, अब p का मान कितना है 0.2 के पावर 0, और के ये कितना 0.8 के पावर इस दोनों का डिफरेंस 4, इसको इसमें लिख देंगे, फिर क्या हो जाएगा 4c1 है ना, 0.2 के पावर 1, और ये हो जाएगा 0.8 के पावर 3, फिर इसी तरह से 4c2, थोड़ा सा तिरछा लिखेंगे दोस्त, बोल्ड लिखाएगा, 4c2 0.2 के पावर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0.8 के पावर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4c3 0.2 के पावर हो जाएगा 3, 0.8 के पावर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4c4 0.2 के पावर हो जाएगा 4, और 0.8 के पावर हो जाएगा 0। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हो या इससे ही रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये याद रखना है, अपने एग्जाम्पल में अपने टाइम के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर कम टाइम रहे तो ऐसा ही लिख के छोड़ देंगे, ज़्यादा टाइम रहे तो कैलकुलेट करके लिख देंगे। बात समझ में आ रही है क्या? और हम कहेंगे कि कैलकुलेट करके ना लिखिएगा, खाली 4c0 ये सब जो मान होगा ना इसको इसी टर्म में लिख दीजिएगा, क्योंकि एक का मान कैलकुलेट करना तो जल्दी हो जाएगा, बाकी सबका टाइम लगेगा। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा तो कैलकुलेट करके ही लिख दीजिएगा। ठीक दोस्त, ये था इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमारा ये है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक टेबल है उसका। ओके दोस्त, अब आएगा मज़ा। मज़ा क्या आएगा? ये तो पूछा खाली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी में मान लीजिए वो हमसे पूछता कि आप इसके लिए मीन निकाल दीजिए, आप इसके लिए वेरिएंस निकाल दीजिए, आप इसके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल दीजिए।
अगर हमसे यही सवाल वो पूछते तो क्या करते? क्या करते? कुछ नहीं, सबको पता है कि दोनों को गुना करके जोड़ दीजिए ना तो होता है मीन। लेकिन हम लोग उतना पगलाने क्यों जाएंगे? मीन का फॉर्मूला इतना मेहनत करके जो निकाले हैं, है ना, म्यू बराबर एन पी, है ना, एन पता है, पी पता है, सिर्फ गुना कर लेंगे, है कि नहीं? और वेरिएंस बराबर जो पढ़े हैं हम लोग एन पी क्यू, एन पता है, पी पता है, क्यू पता है। हाँ, एक बात क्लियर है कि आप इसको गुना करके जब जोड़ोगे ना तो यही आएगा जितना इससे गुना करके लाओगे। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। पूछो कैसे? क्योंकि ये जो आया है इसी को गुना करके ही तो हम लोग फॉर्मूला लेके आए थे, प्रूफ किए थे, याद कीजिए, इसी को गुना करके सम किए थे तभी तो आया था ये। और वेरिएंस तो एनपी क्यू कर लेंगे, एनपी कर लेंगे और एनपी क्यू कर लेंगे। क्या बात क्लियर है? और ये सब आप लोगों को पहले से पता होगा, क्योंकि ये पता अगर नहीं होगा तो ये टेबल नहीं लिखाएगा, है ना। देखिए ना, अगर आप कहिएगा सर एनपी सब पता नहीं रहेगा तो भाई ये पता नहीं रहे तो क्या आपसे ये टेबल लिखाएगा? ये टेबल लिखने के लिए तो एन चाहिए, पी चाहिए, क्यू चाहिए। अगर ये टेबल लिखा जा रहा है इसका मतलब है कि ये तो पहले से दिया हुआ होगा। और आप एन कहेंगे म्यू बराबर इतना, हाँ स्टैंडर्ड डिविएशन पूछता था, कुछ नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर एन पी क्यू। तो आप सबका काम क्या है इस क्वेश्चन के लिए? मीन फाइंड करना। ऑल्सो फाइंड, SW में है, ऑल्सो फाइंड मीन वेरिएंस फॉर दिस, इसी क्वेश्चन के लिए, फॉर दिस क्वेश्चन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन SD। ठीक है, आपको पता करना है। और एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपके लिए SW जो आपको करने हैं, तो आप इसको लिख लीजिए। आपको NP कर लेना है, NPQ कर लेना है और NPQ कर लेना है रूट अंडर ये स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। अपेक्षा करते हैं कि इतना आप से हम अपेक्षा कर ही सकते हैं इतना सिखाने के बाद, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। अच्छा कोई बात नहीं है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये है आपके लिए SW, इसको करके आना दोस्त, ठीक है। आप अपने घर पे इसको करिएगा। एक क्वेश्चन है आपके साथ ये कि अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। ओके दोस्त, 4 बार टॉस किया जाता है, ठीक है। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस of the probability distribution of number of heads, of number of हेड्स। एक काम करना ना, इसका टेबल भी बना लेना आप लोग मजे लेने के लिए, है ना, टेबल भी बना लेना। बाकी आपको तो पता है ऑलरेडी कि नंबर ऑफ हेड्स के लिए, हालांकि आपको टेबल बनाना पड़ेंगे इसके, क्योंकि नंबर ऑफ हेड्स के लिए जब ज़्यादा बात करेंगे तो आपको ये 4 टाइम ये किया गया है ना, क्या क्या टॉस किया गया, तो एन आपका 4 हो गया, है ना। आपको पी का मान कितना मिल जाएगा? एक पॉइंट टॉस किया जाता था 1/2। क्यू का मान कितना मिल जाएगा? 1/2 नहीं, आपको पी और क्यू पता चल गया। अब 8 टाइम्स करा कि नंबर ऑफ हेड्स के लिए, है ना, तो 4 बार। अब देखो कोई कॉइन 4 बार टॉस किया जाएगा तो नंबर ऑफ हेड 10 बार थोड़ी ना होगा, और नंबर ऑफ हेड ज़्यादा 4 बार होगा। तो हम लोग क्या नहीं बनाएंगे, एक बार नंबर ऑफ हेड्स 0 बार हो जाए, 1 बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए या 4 बार हो जाए, इसी के लिए बनाएंगे। यानी x बराबर अगर हम लोग मानेंगे, हम आपको एक हिंट दे रहे हैं, x बराबर नंबर ऑफ हेड्स हो जाएगा दोस्त। तो बताइए नंबर ऑफ हेड की वैल्यू कितना होगा? 4 बार में 4 बार टॉस होगा तो 4 बार से ज़्यादा तो हेड होगा एकदम फिक्स है। तो x बराबर एक बार क्या हो जाएगा? 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3 और x बराबर 4। अब इसके लिए आपको एक टेबल तैयार करना है जहाँ n आपका कितना है? 4 है, p कितना है? 1/2 है, कितना क्यू कितना है? 1/2 है। अब तैयार कर लोगे। अब बाकी अब मीन और वेरिएंस का है ना, तो हम बिना टेबल बनाए ही निकाल देंगे यहाँ से। NPQ सब तो पते है, NPQ कर देंगे,
ये इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेरिएंस निकल जाएगा, उसका रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाएगा, और एनपी कर देंगे तो मीन निकल जाएगा। क्या क्लियर है दोस्त? तो अगर टेबल बनाना है तो मजे के लिए एक टेबल बना लेंगे, लेकिन टेबल अगर पूछेगा तब बनाना है, नहीं तो इसी से कर लेंगे, काला टाइम वेस्ट करने जाएंगे, है कि नहीं। तो दोस्त इस तरीके से हम लोग आज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ट प्रॉब्लम्स किए अच्छे से, और इसके बाद जो हम लोग का अपकमिंग लेक्चर होगा वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे होगा। उसमें भी हम देखेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों आया, हालांकि आपको हम बता दिए हुए हैं क्यों आया, और उसके लिए मीन और वेरिएंस की जो एक्सप्रेशन है वो निकालेंगे, और बाकी उस पर बेस्ट प्रॉब्लम कर लेंगे। फिर नॉर्मल आएगा तो नॉर्मल बहुत जल्दी नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल में कुछ खास नहीं है रहेगा हम लोग के लिए। नॉर्मल का कुछ काम हम लोग पहले भी कर रखे हैं, सो डैट हमें कुछ ज़्यादा खास ये नहीं करना पड़ेगा मशक्क़त। तो यही आपका एक तरह से कहो तो आपकी मैथ ऑल ओवर ऑल कंप्लीट, लगभग कंप्लीट होने की कगार पे जा रही है। सो आप प्रीवियस वाले सबको अच्छे से प्रैक्टिस करो और कंटिन्यूअस जुनून के साथ लगे रहो, क्योंकि एग्जाम से नज़दीक आ गया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पूरा देख के रखिए, पूरा प्रैक्टिस करके रखिए, सारे चीज़ करके रखिए, और प्रीवियस क्वेश्चन भी करके रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।